हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। में हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम 3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे एज यूजुअल। एक इशू है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक अपोजिशन को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है और ऐलान भी किया है। इसको ज़रा डीबंक करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा ही अहम इशू है जनाब सोशल मीडिया से मुतल्लिक। इसके कुछ कवायद ज़वाबित जिनको नोटिफाई किया गया आज, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इनके ऊपर बगौर जायजा लेंगे कि क्या क्या है, क्यों तनकीद हो रही है, हमारे तज्जियाकार इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे जिन्होंने लोकल बॉडीज से मुतल्लिक बड़ी दफ़ा कह चुके हैं और बता चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है बल्दियाती निज़ाम को मुतहरिक करना। ऐसा ही कुछ हुआ कल इस फैसलाबाद में भी, जब ताज बरादरी से एक तकरीब के दौरान खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने बताया कि कितना अहम है बल्दियाती इंतखाबात होना, बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं उनको मुतहरिक करना और लोकल लेवल पर आपके फंड्स को ट्रांसफर करना शफाफ तरीके से। इसी दौरान वजीर आज़म ने कहा कि जी वो एक नया तारीखी और बेहतरीन निज़ाम लाने जा रहे हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि हर शहर का अपना मेयर होगा और ये जो मेयर है ये बराह रास्त मुंतखब होगा। यानी पहले जैसे यूसीज के थ्रू होता था, अब वैसे नहीं होगा, बराह रास्त ये मुंतखब होगा। तो अपने एनालिस्ट से ये भी पूछेंगे कि ये जो वजीर आज़म ने बताया है किस तरह का निज़ाम होगा, क्या ये चल पाएगा या किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा मुल्क की तरक्की में। लेकिन हुस्न इत्तफाक देखिए कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में लोकल बॉडीज़ से मुतल्लिक एक पटिशन थी जिसकी समाअत के दौरान डिविजनल बेंच, जिसका जस्टिस काजी फाजीसा भी थे हिस्सा, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोकल बॉडीज़ से मुतल्लिक और लोकल बॉडीज़ इंतखाबात से मुतल्लिक। ऑब्जर्वेशन ये थी कि 14 माह गुजर गए हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इस पर अदालत ने बरहमी और तशवीश दोनों का इजहार किया। रिमार्क्स ये दिए गए कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में तो इंतखाबात की बात कर रही है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करवा सकी, लोगों के हुकूक मजरू किए जा रहे हैं ऐसा करके। तो जनाब 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है और समाअत होगी इसकी 15 दिसंबर को। उसके ऊपर देखते हैं अदालत की ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। लेकिन ये जो हसीन इत्तफाक है कि वजीर आज़म इमरान खान ने कल ही लोकल बॉडीज़ की बात की और एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की बात की और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने निशानदही की कि खैबर पख्तूनख्वा में तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ही नहीं हुए 14 माह से। तो बुनियादी सवाल हमने कुछ यूँ तश्कील दिया है कि क्या हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। और हम पूरे मैकेनिज्म का, पूरी खबर का जायजा लेंगे, सपोर्ट करेंगे इसको अपने ज़िमनी सवालात से। पैनल का तारुफ करवा दूं, महमल सरफराज साहिबा ज्वाइन करिए, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ज्वाइन करें, मजहर अब्बास साहब ज्वाइन करें और इरशाद भट्टी साहब भी प्रोग्राम के दौरान हमारा साथ देंगे। महमल, आपसे आगाज़ करती हूँ मैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने नया मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने की बात की है, मेयर डायरेक्टली मुंतखब होगा, ये कैसा मैकेनिज्म है, क्या इससे फ़ायदा होगा लोकल गवर्नेंस में? और ये फैक्ट कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट अभी तक बनाई नहीं गई। ये बात अलीना, पहली चीज तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप देखिए इलेक्शनों से पहले भी और वैसे भी पीटीआई की हुकूमत और वजीर आज़म इमरान खान साहब खास तौर पे कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उन्होंने लोकल बॉडीज का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वो इतना अच्छा था, तो फिर उसको वो रिपीट क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, इसके ऊपर तो सवाल उठेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी हम वैसे तो जो एक बहुत बड़ा मसला है और मेरे ख्याल में उसके वो 18वीं तरमीम ने कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से हल की थी। और 18वीं तरमीम ने ये हल किया था कि डेवोल्यूशन ऑफ उन्होंने पावर कर दी थी। उसके दो हिस्से होने थे, एक ये था कि फेडरल से प्रोविंशियल, फिर हो रहा था प्रोविंशियल से जो जिले लेवल के ऊपर हो रहा था, यानी डिस्ट्रिक्ट और ये जो लोकल बॉडीज की जो बात होती है। ये तो कर दिया इन्होंने कि फेडरल से प्रोविंसेस को तो मिल गया, लेकिन जो सारे सूबे हैं सब सूबों ने प्रॉपरली डिवॉल्व नहीं किया, डेवोल्यूशन नहीं किया। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो लोकल बॉडी सिस्टम, जो सही एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होता है, उसके ऊपर यकीन नहीं करती। वो सीएम को एक सेंट्रलाइज पावर इतनी दे देती हैं कि वो प्रॉपर डेवोल्यूशन करते ही नहीं है। ये हमने देखा है कि ये डिक्टेटर्स के दौर में होता है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर एक पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की बात होती है। तो वो इसलिए एक नीचे लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन या उसको वो जरूर बनाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज होती है कि अवाम का फायदा लोकल बॉडीज में बहुत ज्यादा है। तो अवाम का फायदा जो है वो, ये क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें
वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो इवन पीटीआई, अब मैं कहूंगी कि केपी के अंदर के वो क्यों नहीं, और पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है कि क्यों नहीं वो आवाम तक ये डेवोल्यूशन लाना चाहती है। अब पंजाब में तो काफी देर से ये पास हो चुके हैं। असल में पंजाब में डर थोड़ा सा, जो कहते हैं जो एनालिस्ट भी इसके ऊपर और बाकी लोग भी जो उनके अपने कहते हैं, उनको ये डर है कि परफॉर्मेंस क्योंकि हुकूमत की इतनी अच्छी नहीं रही, तो अगर यहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन किए तो पता नहीं पीटीआई की हुकूमत बन पाती है कि नहीं। तो ये और वैसे भी अगर आप पहले भी देख ले कि जब लोकल बॉडी सिस्टम जो थे, जो जब पहले भी कराए गए, वो भी कोर्ट्स के ऑर्डर्स की वजह से कराए गए, वो इसलिए नहीं कि इन्होंने अपने दिल से किए थे हुकूमतों ने। तो अभी बिल्कुल रिसेंटली सिंध के अंदर ही खत्म हुए, सिंध में फिर भी था, बाकी जगहों पे वो निजाम खत्म हो गया, लेकिन वो भी सिंध का लोकल बॉडी सिस्टम भी बहुत ही वो कह ले कि बिल्कुल भी पावर नहीं देता था। आपने देखा कि मेयर वसीम जो थे वो हर वक्त यही कहते रहते थे कि मेरे पास कोई पावर नहीं, और बात सही करते थे, कोई पावर नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक मसला है ना कि फेडरल जो है वो फेडरल ने तो सूबों को दे दी, सूबे जो हैं वो किसी और को अच्छा। पावर नहीं देना चाहते, बहुत हाँ। बड़ा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने अगस्त में, मैं ठीक है। वैसे सिर्फ ये लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि अगस्त 2019 में फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा था। उन्होंने गालिबन ये प्रपोजल अपनी पार्टी के अंदर भी जमा कराया था, और उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, तहसील मेयर्स को इलेक्ट करने के लिए, और डेवोल्यूशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट से तहसील में जाए। तो उनका ये था कि, और उन्होंने खैर वही पूरा 18वीं तरमीम और बाकी सारे का भी उन्होंने दिया था। अगर ये द न्यूज का आर्टिकल फवाद चौधरी साहब का कोई पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएगी कि वो सिस्टम अच्छा, हाँ, गवर्नेंस मैं चैलेंज एग्जैक्टली यही चाहती हूँ कि हम जरा इसके प्रोज एंड कॉन्स का जायजा लें कि ये जो निज़ाम है, मजहर अब्बास साहब, ये जो निज़ाम है कि डायरेक्टली इलेक्ट हो मेयर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे बेहतरी आएगी? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, ज़्यादा दूर क्या जाएं, सिंध में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी तक लोकल गवर्नमेंट के लिए नई लोकल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की जा सकी। आप क्या इस बारे में राय रखते हैं? देखिए, हमारी सियासी जमातें जो हैं वो तजादात का शिकार हैं। वो डेमोक्रेसी की बात करती हैं लेकिन अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात नहीं करती हैं। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करती हैं लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, वो दरअसल डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स पे बिलीव नहीं करती हैं। वो सेंट्रलाइज पावर पे बिलीव करती हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या हुकूमती सतह पर हो। तो हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आता, बदकिस्मती आप रिकॉर्ड उठा लें, तारीखी वो है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में होते ही नहीं है। शायद एक आध इलेक्शन हुए हो तो हुए हों, ना लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में हमें नज़र आती हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासी जमातें जमहूरियत का राग अलापती हैं, जमहूरियत पे यकीन नहीं करती, जमहूरियत पे बिलीव नहीं करती। अगर ये जमहूरियत पे बिलीव करें तो अच्छी तरह याद है कि ना ये 2 टर्म्स अगर प्राइम मिनिस्टर के थे तो इसको 3 टर्म्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, या जो है वो गैर, जब तक आप मुंतखब होना चाहें, यही हमें पार्टी के अंदर नज़र आता है। आप पार्टी के अंदर इलेक्शंस का तो तस्वुर ही नहीं है। ये चेयरमैन अगर चले आ रहे हैं तो जब से बने हुए हैं वो चेयरमैन चले आ रहे हैं, उसके बाद हमें वो प्रोसेस नज़र नहीं आता। उसकी जो तौजी पेश करते हैं वो भी बहुत नाकिस है कि जी चूंकि रियासती इदारे जो है जमहूरियत को फलने फूलने नहीं देते, तो इसलिए अब पिछले 15-13 साल से इस मुल्क में जैसी तैसी जमहूरियत तो मौजूद है। मुझे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जिसने अपने अंदर ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आए हों, जो अपने अंदर चीज़ों को बेहतर करने की खुद एहतसाबी का अमल जो है। अगर खुद एहतसाबी का अमल हो तो आपको एहतसाब की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर सियासी जमातों के अंदर अपना एहतसाब हो। और यही बात देखिए, एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, हम भी अभी अब ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान उठा लें, मीसाके पाकिस्तान, मीसाके जमहूरियत के होते हुए आपको मीसाके पाकिस्तान की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? मीसाके जमहूरियत में क्या खराबी है आप बताएं? और मीसाके जमहूरियत पे आपने कितना अमल किया कि अब आप मीसाके पाकिस्तान बना रहे हैं? जिस मीसाक को 2 जमातें इंप्लीमेंट नहीं करा सकी, वैसे मीसाक को 11 जमातें कैसे इंप्लीमेंट करेंगी? ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो समझते हैं कि पॉलिटिकल नर्सरीज होनी चाहिए। जो आप बताएं, सिंध में तो हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की, सिंध में तुलबा यूनियंस के इंतखाबात क्यों नहीं होते? ठीक है। सिंध में ट्रेड यूनियंस क्यों नहीं बहाल होती? सिंध में लोकल बॉडी सिस्टम क्यों नहीं होता? क्यों नहीं एम्पावर किया जाता? क्यों? इसलिए कि आपको खौफ है। यही पंजाब में खौफ है। इमरान खान 2.5 साल से चीख रहे हैं,
2.5 साल से आप एक प्रॉपर लोकल बॉडी सिस्टम क्यों नहीं लेकर आए? खैबर पख्तूनख्वा में जो लेकर आए थे, जिस तरह महमल कह रही थी, वो लोकल बॉडी का सिस्टम आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर सके? हाँ, एहतसाब कमीशन यही क्यों मेरा खत्म सवाल है, कर ये मैं न्याजी साहब की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल, मैं ये न्याजी साहब की तरफ सवाल लेके जाना चाहती हूँ। न्याजी साहब क्या समझते हैं? वजीर आजम इमरान खान तो खास तौर पे इलेक्शंस में आने से पहले, इलेक्शंस में आने के बाद बारहा इसके ऊपर और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बोलते रहे हैं, लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में हम इसके बरअक्स देख रहे हैं, पंजाब में इसके बरअक्स देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो एग्जाम्पशन है, हमने पता नहीं वो साले समुद्र के करीब बैठ के मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम पाकिस्तान के अजीम शान आली शान दानिशवर मदरबाज साहब जो हैं, वो जो फरमाते हैं, मेरा ख्याल है कि काश एक पंजाब जब आए तो मैं उन्हें केपी ले जाऊं और पुरानी केपी की भी सैर करा दूं। ये सारा होक्स था बीबी। ये चलो वो तो जो मारूदी हालात उन्होंने इलेक्शन कराए वहां पे, और एक था उस वक्त, और फिर ये भी मत भूलें कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ चीजों के बारे में वो भी तय नहीं कर पाए थे। कुछ एक्साइटमेंट थी, कोई कहीं परवेज खट्टर को अंडरमाइन करना था, क्योंकि अब ये तो बात तय हो गई ना। अब तो हमें पता है कि परवेज खट्टर उनके लिए सुहाने रूह बने हुए थे केपी के अंदर। चुनाचे केपी के अंदर और कई डायनेमिक्स काम कर रहे थे, लेकिन लेटर स्पिरिट में निजाम उससे काम नहीं कर रहा था जैसा इमरान खान तक। इमरान खान साहब को सहूलत क्या हासिल है? अब ये देखें कि जिस शख्स ने आते ही पंजाब का टूटा फूटा लोकल बॉडीज इलेक्शन निजाम तबाह करके खत्म करके और हर बंदे को चुप्पा देकर 3 महीने में इलेक्शन करा रहा हूं। आज पूरा 2.5 साल हो गए हैं, पंजाब का इलेक्शन नहीं कराया और लोगों को बेसिक राइट से महरूम कर रखा है। वो कहते हैं ना, हिम्मत चाहिए, और वो इसमें है। इस तरह की बातें करने की एक तस्वराती बातें नहीं होती। हम एक जबरदस्त निजाम देंगे, क्या नहीं देंगे? 50 लाख घर देंगे, नहीं देंगे। 1 करोड़ घर बनाएंगे, नौकरियां देंगे, नहीं देंगे। शुगर जो है वो 50 रुपए की किलो बिकेगी, नहीं बिकेगी। आटा नहीं सस्ता होगा। IMF नहीं जाएंगे, जाएंगे। ये हो गया तो खुदकुशी कर लूंगा, नहीं करूंगा। जब हुक्मरान 8,000 टैक्स कटाना 8,000 अरब, तो हुक्मरान करप्ट है, मैं करूंगा तो नहीं करूंगा। चुनाचे देखें, ये बातें जो है वो करने की हैं। मैं इमरान खान की बात को, मुझे बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा लीडर है, मुल्क का वजीर आज़म है, और ये कहते हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में कहते हैं कि डोंट टेक हिम सीरियसली। ये अच्छी बात नहीं है कि हम ये कहें कि वजीर आज़म को सीरियसली नहीं लेते। ये कोई चौहान नहीं है, ये कोई फिरदौसा की अवान नहीं है, ये कोई शहबाज गुलगिल नहीं है, ये गुलगुले नहीं है, ये एक वजीर आज़म है। इसको अब बात जो है कम से कम पुख्ता करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, बताना चाहिए था कि मैं क्यों नहीं कराए। हम ऐसा निजाम लाएंगे, कब लाएंगे? कबर में जाके लाएंगे। हम मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट कराएंगे। क्या आप कह रहे हैं? वो वहां जाके कह रहे हैं फैसलाबाद, जिसमें जहां आपने एक पूरे का पूरा वहां पे तबाह बर्बाद करते रहे सिस्टम का। बीबी दयानतदारी का फुकदान है, बदयांती जो है रेनिंग सुप्रीम इन पाकिस्तान। उसको उसने पूरी लगामें जो है बदयांती ने अपने हाथ में ली हैं। ये लोग कौम के झूठ बोल रहे हैं। रियासत मदीना नाम देख, नारे देखें, अब देखो, अब मुझे देख लें, चलो ये बलदाती निजाम को तो छोड़ो, रियासत मदीना। हमें तो खुदा गवाह कि चूंकि जाहिल हो गई कौम और किसी को पता नहीं कि रियासत मदीना क्या थी। हमने तो एक घर पर नहीं पढ़ा हुआ, सिवाय दीनियात की किताबें या इस्लामिक स्टडीज की किताबें लोगों ने पढ़ रखी हैं, और वहां पाकिस्तान उसके मुताबिक चल रहे हैं। ये गंदे काम, गलीज काम उसके मुताबिक हो रहे हैं। करप्शन जो अब इनका नैरेटिव रह रहा है, करप्शन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के रखती है। कौन सा काम है जिसके अंदर इनके पास जो है कोई इनके इखलाक की वजह है कि उसके बारे में बात करें? अच्छा, वैसे बसद एहतराम न्याजी साहब, आपकी राय का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत से वादे हैं जो वफा नहीं किए गए इन 2.5 सालों में। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हुई हैं। एटलीस्ट जिस तरह हम बात करते हैं, चेंज ओवरनाइट नहीं आता, बहुत जल्दी नहीं आता, एक वक्त लगता है। तो अगर चले मईशत को ही देख लिया जाए, माशी आशारों को देख लिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत हो रहे हैं। पहली बात यह है मैडम शेख कि कल मैं भूल गया था कश्मोर वाक़े पे, ये सिंध वाले वाक़े पे, कि वो जो उस माँ से और उसकी बेटी से इजहार हमदर्दी करते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ। और मोहम्मद बख्श, वो जो ASI नहीं है, यानी छोटा थानेदार नहीं है, वो बड़ा थानेदार है, उसकी और उसकी बेटी को
बेटी को सलाम, मेरी तरफ से उसकी और उसकी बेटी को सलाम, और आई लव यू सर, अल्लाह ब्लेस यू। आप जैसे लोग अभी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सदा सलामत रखे। दूसरी बात कि आपने कहा कि हसीन इत्तफाक है कि कल इमरान खान साहब ने खिताब कर रहे थे, कल ही जस्टिस फायज ईसा साहब भी सुप्रीम कोर्ट हसीन इत्तफाक के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दे रहे थे। एक हसीन इत्तफाक और भी है, कल ही मैंने साजिदा अहमद एडिशनल सेशन जज का खुला लेटर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के नाम, जिसमें वो कहती हैं कि मैं तो अपनी ज़िंदगी लगता है पढ़कर ख़राब ही कर बैठी जो इधर आ गई, और जो अपने उन्होंने तजर्बात बयान किए हैं। और कल ही हमारे प्यारे और फेवरेट CCPO की एक लाहौर वाले की एक वीडियो क्लिप भी है कि जिस दिन इस कोयटा में अचकजई साहब ने वार्डन को कुचला, हाँ, और उसके बाद वो छूट गए अदम सबूत की बिना पर, तो उस दिन रियासत मर गई थी। ये भी उन्होंने कल ही हसीन इत्तफाक है। और बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जो नया तारीखी बेहतरीन वधिया खोए मलाई वाला ये जो निज़ाम है, ये इमरान खान साहब से पूछना है कि आएगा कब, आएगा कब सर, कब आएगा, कब तशरीफ लाएगा, कोई डेट एक दे दें। लेकिन उससे पहले बात आगे बढ़ाने से पहले महमल सरफराज साहबा ने कहा कि डिक्टेटर के दौर में नहीं होता ऐसा। नहीं महमल साहबा, आप भूल रही हैं, डिक्टेटर के दौर में हुआ। महमल कुछ कहना चाह रही है? जी सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने यही कहा कि जमहूरियत में एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं आते, डिक्टेटर्स। हाँ। ये कहा मैंने था, आप शायद आप बिल्कुल। अच्छा, डिक्टेटर के दौर में परवेज मुशर्रफ के दौर में सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम आया इस मुल्क में, इख्तियारात भी दिए, पैसे भी दिए और काम करने की आज़ादी भी दी। और अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, मैडम शेख आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमारे जमहूरियत पसंदों ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए और ना इख्तियारात दिए ना पैसे दिए। और शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम बढ़कर आगे तो ये कर दिया, जब उनको बहाल किया उसके साथ ही DC निज़ाम बहाल कर दिया, दांत निकाल लिए बल्दियाती निज़ाम से। क्योंकि वजीर आला की चुदराहट खत्म होती थी, MNAs MPs की चुदराहट खत्म होती थी। ये गलियां नालियां खुद बनवाना चाहते हैं, थाना कचहरी खुद जाना चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया, बल्दियाती निज़ाम ठुस, बल्दियाती नुमाइंदे ठुस। अच्छा, पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के मंशूर का अहम हिस्सा था मैडम शेख ये बल्दियाती निज़ाम। इमरान खान ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा खूबसूरत किताबचा भी हमें हाथ में थमाया कि ये मेरे 26 नुकात हैं या 40 नुकात हैं ये। इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था और इनका वादा भी था कि साल के अंदर करवाने इंतखाबात, मगर अब 14 महीने हो गए हैं। अच्छा, अपोजिशन, अब हाल ये है कि अपोजिशन के एजेंडे पर ना बदलियाती इंतखाबात है ना हुकूमत की तरफ हिलजुल है। ये है इनकी जमहूरियत, ये है जमहूरियत, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की रूह है, बुनियाद है, और ये है इनकी जमहूरियत। अब KPK बलोचिस्तान सिंध में भी, KPK छोड़ें, बलोचिस्तान सिंध और पंजाब में भी कोई नहीं है। वजीर आजम साहब से पूछना ये है, आखिरी बात मैडम शेख, आप पहलू बदल रही हैं इसलिए मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। आप 22 साल अपोजिशन में वजीर आजम साहब हर चौथे दिन बल्दियाती निज़ाम की बात करते थे। आप कहा करते थे हम इख्तिदार में आए तो कमाल का बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। आपने KP की हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम लाए भी, बहुत अच्छा लाए, अच्छी इब्तिदा की। अब क्या हुआ, अब इतनी देर क्यों? बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुझे इमरान खान की नीयत पर कोई शक नहीं, वो संजीदा भी हैं, हुकूमत भी संजीदा है, मगर इतनी देर क्यों, इसकी समझ नहीं आ रही। मुश्किल क्या है, रुकावट क्या है, इसकी समझ नहीं आ रही। जी मज़र साहब, भट्टी साहब, इतनी आसान चीज आपकी समझ में नहीं। ये बुजदार साहब का कह देंगे। ये जिस दिन मजहर साहब, मैं रिपोर्ट कार्ड वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मजहर साहब हो मुझे ना बुलाया करें, ये देखते ही मुझे बुजदार साहब याद आ जाते। भट्टी साहब, बहुत आसान सी चीज है। देखिए, बहुत आसान, इसका बहुत आसान जवाब है। सिंध में इसलिए नहीं लाना चाहते, वो एम्पावर करना चाहते क्योंकि उन्हें उनके हाथ में शहरी सिंध नहीं है। पंजाब में इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें खदशा ये है कि PMLN ले जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वो ले आए क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पार्टी स्वीप कर गई है पार्टी और उनको प्रॉब्लम नहीं है। और बलूचिस्तान में तो वैसे ही खुला राज है, जिसकी जो जो सरदारों में डिवाइड हो जाती हैं चीजें, वही सर चढ़ के बोलता है। तो हमारे यहाँ इतना मुश्किल जवाब नहीं, इसीलिए नहीं लाना चाहते। लेकिन फिर मजहर साहब, सारी बातों का निचोड़ यही है कि वोट इसीलिए दिया गया था और तब्दीली इसीलिए आई थी कि जैसा पहले होता था वैसा अब नहीं होगा, और हम इख्तियारात में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सीट में इंटरेस्टेड नहीं है, के लिए बेहतरी करना चाहते हैं। हर चीज का लुब्बे लुबाब ये था। एक ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब, सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात कर भी चुके हैं। मुख्तलिफ कवानीन या जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, चाहे वो PTA की जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो, हम मुख्तलिफ जावियों से उनका जायज़ा लेते रहते हैं। एक नए कवानीन आए हैं अब, जिनको नोटिफाई किया गया है हाल ही में, सोशल मीडिया कवायद। इनसे मुतल्लिक ज़रा बात करना चाहते हैं। पेका के तहत, पेका 2016 वाला, उसके तहत ये तैयार किए गए हैं और अब ये जो लागू होने जा रहे हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि जी ना सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा, बल्कि बहुत से इसकी शिकें हैं और इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं और इसको ड्रैकोनियन कानून कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा भी लेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या स्टेक होल्डर्स की तनकीद जो इसके ऊपर की जा रही है, इन कवायद के ऊपर, वो जाए या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के ऊपर। महमल, आपसे आगाज़ करूंगी इस सवाल का भी, और लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये जो इसका चौथा पेज है, इसमें एक ग्लॉसरी दी गई है मुख्तलिफ चीज़ों की जिसके ऊपर ये कवानीन लागू होंगे या जिनके तहत पकड़ हो सकती है, जिसमें से 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसके अंदर किस तरह से बताया गया है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर भी तनकीद नहीं कर सकते वरना आपकी पकड़ होगी। दूसरा, डिसेंसी एंड मोरालिटी चौथा पॉइंट है। इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। जी अलीना, देखिए पहली बात तो ये है कि ये पहले भी इस तरह के रूल्स लाना चाहते। सबसे पहले तो खैर मैं एक चीज कहूंगी कि एक्चुअली ये पूरा जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल का जो ओरिजिनल सिन है ना, वो पैका के लॉस है जो नून लीग के दौर के अंदर है। उन्होंने उसका जिस तरीके से मिसयूज और उसको एक्चुअली उस वक्त लाया गया और जिस वक्त वो आ रहा था उसको बनाई तो बेसिस ये है कि इसके अंदर खवातीन की हरासमेंट ऑनलाइन और बाकी सारी चीजें उसके लिए आप लेकर आ रहे हैं और को बड़ी भलाई करने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी सब लोगों ने जो खासतौर पर डिजिटल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा ये मिसयूज होगा। अच्छा, पहली चीज तो वो। फिर ये जो अब कवानीन आए हैं, इसकी भी कई फॉर्म्स आई थी पहले भी, PTI की हुकूमत ने भी डिस्कस की, उससे पहले भी ये काफी अच्छे से चल रही है इसके ऊपर डिबेट। अब इसके अंदर जितने डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और स्टेक होल्डर्स, देखिए स्टेक होल्डर्स के अंदर मैं ग्लोबल कंपनीज को भी कहती हूँ कि जो जिस तरह यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी जिस तरह सारे जो इस तरह के हैं, वो भी उन्होंने, आपको याद होगा कि एक दफा एक लेटर भी लिखा था कि ये आप इस तरह की कवानीन नहीं ला सकते और हम उस तरह से कंप्लाई किस तरह से करेंगे। लेकिन जहां तक अब आप जिसमें जिस तरह डिसेंसी की बात की, अब देखिए मसला ये है अलीना कि हम, मेरे ख्याल में शायद एक व्यूअर डिस्क्रेशन जो है ना, हम उस चीज के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाए। यानी कि हम ये नहीं समझ पाए कि अगर हमने कोई चीज नहीं देखनी तो वो मेरी स्क्रीन पे अगर आती है तो मैं बंद कर दूंगी या मैं चेंज कर दूंगी या मैं उसको सर्च कर करके नहीं देखूंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि हम पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सर्चेज में किस नंबर पे आता है या क्या चीज है, वो भी एक है। आप इंटरनेट को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि अब हमें ये एक बड़ा ही अजीब सी बात है कि क्या हम ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं अगर PTI के अंदर और उनको लग रहा है कि कोई चीज नहीं सही जो उनके लिए शायद ना सही हो लेकिन वैसे वो ठीक हो, यानी कि शायद वो कोई बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिससे डिसएग्री लोग कर सकते हैं, तो वो अब उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। फिर दूसरी चीज है कि जो हुकूमत के ऊपर तनकीद या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर तनकीद या वो, अब तनकीद जो है, क्या तनकीद के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी? अब यानी कि अगर कोई फर्ज करें कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर, लेकिन वो कहें जी कि ये गलत है या ये हमारे ये हुकूमत के खिलाफ है या फलानी चीज है, तो क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? फिर ये है कि कोई अपना ओपिनियन भी क्या नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पे तो आप ओपिनियन ही होता है ना, फिर इस तरह तो फिर आप क्या
इदारिये के सफ़े बंद करा देंगे, क्योंकि कॉलमिस्ट तो अपना ओपिनियन देते हैं, वो खबर तो नहीं है, खबर होती है ना कि जिसके अंदर आपने बैलेंस भी करना है, दोनों वर्जन भी देने, ओपिनियन तो आपकी एनालिसिस है, हम भी बैठ के इस वक्त ओपिनियन एनालिसिस दे रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, लेकिन वो मेरा आपका ओपिनियन है, वो मतलब एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम तब तज्जिया दे रहे हैं ना, तज्जिया। तो यानी कि तज्जिए के ऊपर भी एक तरह से ऑनलाइन जो है वो पाबंदी, तो ये मुझे बड़ा अफसोस इस चीज का कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नून लीग वगैरह से आप कहें तो मैं कहूंगी कि जी उनको ना तो इतना कोई वो उनका टेक्नोलॉजी का ना कोई वो फंडामेंटल फ्रीडम जिस तरह की जो चीज है, पैका भी जब आ रहा था तब उस वक्त बार बार कहा कि आप फंडामेंटल फ्रीडम छीन रहे हैं। पीटीआई जो है सोशल मीडिया को समझती है, बाकी जमातें, हम तो ये कहते हैं कि बाकी जमातें सोशल मीडिया को नहीं उस तरह समझ सकी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ चुकी है, समझती है, उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, उन्होंने इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इस्तेमाल किए, और जिस तरह की वो चीजें करते हैं वो काफी लेकिन क्या वही जिन्होंने इस्तेमाल किया वही इस चीज के ऊपर पाबंदी लगा के और वो इस सारी चीज को यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां, कल को ये कवानीन उनके अपने भी खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उन्हें समझना चाहिए जिस तरह नून के साथ हुआ था कि पैका वाली चीज उनके अपने लोगों के भी खिलाफ। ये चीज, हाँ ये चीज आगे लेके चलते हैं। मजहर अब्बास साहब, कानून अच्छा बुरा ये बड़ा डिबेटेबल चीज है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट होता है वो उसमें से अहम रखता है पॉइंट। अभी जिस तरह से इसमें शिकें डाली गई हैं, एक तो इसको डिफाइन करना कितना इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीज कि इसका जब गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो किस तरफ आप मामला जाते हुए देखते हैं? देखिए बीबी, जिस मुल्क में कोई भी कानून के बगैर लोग लापता हो जाते हों, उठा के ले जाए जाते हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, मीडिया एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, कौन पूछता है उनको? कौन सा कानून उनको वापस लाता है? या तो उनकी लाश मिलती है, या वो घर पे इतने खामोश रहते हैं कि फिर वो उनमें बोलने की हिम्मत नहीं रहती। तो हम कौन से कवानीन, क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर सिर्फ वो कवानीन बनाए गए हैं कि जिससे इजहार राय पर पाबंदी लगाई जाए, जिसमें लोगों को, और वो कवानीन जो अंग्रेज अपने मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करता था, उन कवानीन को हमने ओन किया। और उसके बाद मुतवातिर शायद मुश्किल से आपको 4-5 कवानीन ऐसे मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ नजर आता हो। रेगुलेशन के नाम पर हमेशा इस मुल्क में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इजहार लोगों तक रसाई ना हो, इत्तलात तक, लोगों तक इत्तलात ना पहुंचे, हर तरह की कोशिश ये रही है। और चाहे वो प्रिंट मीडिया का ज़माना हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना हो, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये पैका भी जब कानून बना, पैका, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर्स का मसला ये होता है कि कानून बनता है, वो बगैर पढ़े पार्टी एक लाइन दे देती है, उसके मुताबिक वो पास हो जाता है, अपनी थिंकिंग को अप्लाई नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं है कि इसके फॉल आउट्स क्या होते हैं। और ये साबिक DGFIA ने एक मरतबा मुझे कहा कि जब ये जमाल खुशगी वाला वाक़या हुआ था और उस वक्त सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे थे, तो कुछ जर्नलिस्टों ने जो है वो उनकी तस्वीर अपनी तस्वीर के सामने पोस्ट कर दी थी। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। और जब मैंने बशीर मेमन साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे ना पूछें, ये उस कानून को देखें जो कानून जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया है। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी कानून बनाते वक्त ये नहीं सोचते, जिस तरह मैमल बात कह रही है कि कल ये कवानीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। आज जो इमरान खान साहब बातें करें, अब इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, मोरालिटी, डिसेंसी, इनका फैसला करेगा कौन? इनका फैसला करेगा कौन? ये प्रॉब्लम बुनियादी नुक्ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चंद जहन बैठ के ये फैसला करते हैं कि ये प्रोग्राम दुरुस्त है, ये प्रोग्राम गलत है। आपने, हो सकता है कि मैंने जो बात की हो जिसको दूसरे इदारे ये समझ रहे हो कि वो कौमी मफाद के खिलाफ है, हो सकता है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कौमी मफाद के ऐन मुताबिक हो
और जो इदारे बात कर रहे हो वो कौमी मफाद अच्छा, के ये खिलाफ बड़ा हो। अहम सवाल है। मैं बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि जी ये जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, बल्कि डिफाइन भी नहीं की गई, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिसेंसी, मॉरलिटी, इंटेग्रिटी, इसका फैसला करेगा कौन, इसको डिफाइन करेगा कौन, ये हम जानेंगे अपने एनालिस्ट से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, सोशल मीडिया के कुछ कवायद जारी किए गए हैं, बल्कि अब तो लागू भी हो गए हैं, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, और कहा जा रहा है कि इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। इससे पहले हम डिबेट कर रहे थे तो इरशाद भट्टी साहब जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो चीज़ें इसमें कहा गया है, जो अफेंसेस हैं, उसकी रेगुलेशन ठीक है, अगर करनी है कैसे हो सकती है और डिफाइन कौन करेगा हमारे लिए? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो शरायत वाला, ये जो सोशल मीडिया वाला बन गया है, ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पहली ये बात है कि मिसाल के तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करना, सोशल मीडिया कंपनीज को कहना दफ्तर पाकिस्तान में कायम करें, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक राब्ताकार दफ्तर जो उनसे राब्ते में रहेगा वो कायम करना, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों को कहना कि अपना सर्वर बनाएं, ऑनलाइन डेटा से तक हमें रसाई दें। ये हो पाएगा कि नहीं? दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये कर पाएगी कि नहीं। यानी उसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालतें भी हैं, कोई अदालत में चला गया तो फैसला क्या आएगा, और नीयतों के भेद अल्लाह जानता है। इनकी क्या ये जो करने जा रहे हैं ये मिस यूज तो नहीं होगा, ये भी एक पहलू है। लेकिन मैडम शेख, मैं इसके हक में हूं। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, गालम गलूच पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, पगड़ी उछाल पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, झूठिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, इल्जामिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर बन गया मैडम शेख, एक गीबत को कल्चर, झूठे इल्जाम लगाने, हद के इज्जत में, यानी कोई रेड लाइन होनी चाहिए, कोई एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल हम माओ बहनों तक पहुंच जाते हैं, घर उजाड़ देते हैं, जाली स्कैंडल बना देते हैं, कुछ प्रतीत नहीं। आजाद मादर पिदर आजाद सोशल मीडिया। लेकिन हमने ये भी किया, ट्विटर भी वो क्या कहते हैं, सॉरी, फेसबुक बंद करके देख लिया, टिकटॉक बंद करके देख लिया, यूट्यूब भी हमारे यहाँ बैन रही, वो भी देख लिया। करना चाहिए, एक रेड लाइन खींचनी चाहिए, क्योंकि हद के इज्जत का जो कानून है वो बहुत कमजोर है, उसका कोई फैसला ही नहीं होता। साइबर क्राइम्स बहुत कमजोर हैं, उसका कोई पता ही नहीं चलता। तो एक रेड लाइन होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए कि यहां तक मेरे हकूक हैं, उसके बाद मेरे फराइज शामिल हो जाते हैं। तो होना चाहिए, करना चाहिए। और हुकूमत ने कहा है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से भी बातचीत जारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को के साथ मुशावरत भी करेंगे और सारों से मिलकर कुछ लाएमल तय करेंगे। सर, वैसे नोटिफाई हो गया, ये जो कवायद है नोटिफाई हो गए, और अब इसके खिलाफ नहीं, कह रहे हैं स्टेक होल्डर जा भी रहे हैं। नहीं मैडम शेख, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। नहीं मैडम शेख, नोटिफाई हो गए, मेरे पास गजेटेड पूरा का पूरा हो रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। न्याजी साहब, ये जो भट्टी साहब ने उठाई है सारी रिजर्वेशंस, बिल्कुल सही है, उनके मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च और फिर चीज़ों को वो डिफाइन करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितना अहम है ये चीज़ करना? जहां आपके पास इतने मजबूत फंडामेंटल राइट्स हो, बुनियादी हकूक हो, आजादी इजहार राय का इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास असूल है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना, वो क्या है, सारी की जमीन बहुत सुबह पड़े हैं, चारों साल खेत है। क्या मैं बात कर सकता हूं? मैं यहां से, यहाँ पे एक ही बंदे हैं जिसको जो किसी के नीचे नहीं है, वो है अदालत अदलिया। वो ना वज़ीर आज़म के नीचे है, ना हाई कोर्ट जो सिविल जज, वो वज़ीर आला के नीचे है। बाकी सारे इदारे जो वज़ीर आज़म के नीचे हैं, लेकिन वो कहते हैं वज़ीर आज़म इदारे का नाम उसके ऊपर भी बात करते हैं। हमने गाहे बगाहे पेमरा के, बिल्कुल हमने गाहे बगाहे पेमरा के ऊपर उसके कवानीन और जो रेगुलेशंस लगाई जाती हैं उसके ऊपर भी हमने काफी दफा बात की है। लेकिन सोशल मीडिया के डायनामिक्स थोड़े से फर्क है और हम इसके ऊपर भी चाहते हैं कि बात करें। हम बिल्कुल एहतराम करते हैं और इस सवाल के लिए मैं ज़रा सबको बता दूं कि भट्टी साहब जो है
वो नहीं की ऑप्शंस ले रहे हैं, बाकी सब एक साइड पे हैं। भट्टी साहब को लगता है कि रेगुलेट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, तनकीद जायज़ नहीं है। बाकी सब समझते हैं ठीक है, अगर आपने रेगुलेट करना है तो इसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने इससे बढ़कर तनकीद भी की। हम कोशिश करेंगे, वक्त की किल्लत की वजह से आज इसके ऊपर थरो डिस्कशन नहीं कर सके, दोबारा इसको लें और बड़ी मुफस्सिल इसके ऊपर गुफ्तगू करें। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।